आज बांग्लादेश में जारी हिंसा का दौर न केवल भारत अपितु किसी भी सभ्य समाज के लिए एक मर्माहत करने वाली घटना है। किसी भी सभ्य समाज के लिए एक चुनौती है। आप समाचार पत्रों के माध्यम से, खासकर आज सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके माध्यम से जो भी संबंधित गतिविधियां हैं उनसे पूर्ण रूपेण अवगत हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उन गतिविधियों पर पुनः चर्चा परिचर्चा करके समय नष्ट करना हमारे लिए आवश्यक होगा। अपितु हम आते हैं मुद्दे पर। समस्या तब भी बढ़ी थी जब अगस्त में शेख हसीना का वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ था, सत्ता स्थानांतरण हुआ था और उसके बाद फिर ये समस्याएं सामने आई थी। पुनः बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास, जो कि बांग्लादेश के जो है मैमनसिंह जिले से मिलान करने वाला यह लड़का था, और जिस प्रकार से इसकी इस निंदा के आरोप में भीड़ के द्वारा पुलिस से छीन कर, दो पुलिस वाले थे उसको लेके जा रहे थे, उनसे छीन कर या कहा जाए या पुलिसिया मिली भगत से हम कहें उसकी हत्या की जा गई, वह कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला है। आज इस पर तरह तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं हो रही हैं। दिग्विजय सिंह जैसे विद्वत महानुभावों का वक्तव्य भी आपने पढ़ा होगा। ओवैसी जी का भी ज्ञान आपने भारत सरकार को जो भी उन्होंने दिया है आपने देखा होगा। ओवैसी जी का कहना है कि ये सब इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपने शेख हसीना को शरण दे रखा है। तमाशा देखिए, जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के निर्वासन की बात आती है तभी ओवैसी जैसे लोग मिमियाने लगते हैं भारत में, और शेख हसीना के शरण देने से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये ओवैसी जी का कहना, भैया उनके ज्ञान से क्या कहा जाए, आप लोग अवगत हैं। दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह जी का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से मुस्लिमों के प्रति शासन का कड़ा रुख है, उस कड़े रुख का परिणाम है। तो महोदय मैं आपको अवगत करा दूं कि 1946 में जब बंगाल जला था तब उस समय किसका शासन था, तब वो वहां पर किस रुख का वो परिणाम था। कृपया आप अपने ज्ञान से हमें अवगत कराने का कष्ट करें। तब तो हम कह सकते हैं कि 1946 में, अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई थीं उसमें लीग का कोई दोष नहीं था। सब उसमें कांग्रेस के जो है अल्पसंख्यकों के प्रति हम कह दें कि जो है, या मुस्लिमों के प्रति हम साफ साफ खोल के कह दें कि जो अन्यायपूर्ण नीतियां थी उसका परिणाम था। हम हर विषय वस्तु पर जो है संक्षेप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास के साथ जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वह हत्या न तो इकलौती है, ना ही नई है, ना ही शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद की घटना कोई है, और ना ही उनके भारत में शरण लेने के बाद उपजे हालात की एक परिणति है, जैसा कि ओवैसी अपना राग अलाप रहा है। अपितु सत्य तो यह है, सत्य तो यह है कि विभाजन के पश्चात, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि विभाजन के पश्चात समस्याएं जो शुरू हो गई थी, जो एक वर्ग है, मैं उनको भी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा वो भी अपनी जो याददाश्त है उसको दुरुस्त करें। यह विभाजन के पश्चात की भी घटना नहीं है, फिर वही बात आ जाती है। यह घटना
तो विभाजन से बहुत पहले के ही, पूर्व के ही ये, इसको हम पॉलिटिकल केवल क्राइसिस नहीं कर सकते हैं। ये जो भी घटनाएं आज घटित हो रही हैं, इसके पीछे जो है एक मानसिक तौर पर जो उनकी कुंठा है वह स्पष्ट होती है, दिखती है। मैं थोड़ा चर्चा कर ही दूं। 16 अगस्त 1946 को जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, तब विभाजन भारत का नहीं हुआ था। तब ना बांग्लादेश था, ना पाकिस्तान था, तब केवल केवल भारत था। और उस समय ही इनकी मंशा को आप देख सकते थे। वहां हम इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि शेख हसीना जिम्मेदार है, हम कह सकते हैं खालिदा जिया जिम्मेदार हैं। ये इनकी मंशा जिम्मेदार है। जो ठूस ठूस के इनके दिमाग में जो चीजें भरी गई हैं नफरत और कट्टरता की, वो उसके लिए ज्यादा जिम्मेवार है। मैं कुछ वक्तव्य कोट करना चाहूंगा, और मैं अपने मुख से ये चीज नहीं कह रहा हूं कि कोई मनगढ़ंत मेरी चीजें हैं। इसको मैं प्रमाण के तौर पर जो है आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। ये बाकायदा जो है आप जाइएगा और उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की कोई अच्छी बुक, ढंग की बुक होगी तो उसको पढ़िएगा, उसमें ये चीजें कोट हैं। उस समय बंगाल का प्रधानमंत्री, जिसको आज आप मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करता था सोहरावर्दी। और सोहरावर्दी कहता है कि मुसलमान एक मरणापन्न जाति नहीं है और ना ही उनका संबंध शब्दों तक सीमित। क्या कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है? और वहां किसी को सेकुलरिज्म नहीं दिखता था। ये प्रधानमंत्री वहां का कह रहा, बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का, बांग्लादेश नहीं पश्चिम बंगाल, विभाजन के पहले की भी बात बता रहा हूं। जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है और वहां पर कैबिनेट मिशन के द्वारा अखंड भारत की बात की जाती है, पाकिस्तान की बात नहीं की जाती, तो प्रतिक्रिया स्वरूप सोहरावर्दी के ये जहर निकलते हैं जो शब्दों के माध्यम से। उसका नकाब जो उड़े हुए लोग चलते हैं वो हटता है इन शब्दों के माध्यम से। उसी में देख लीजिए चुंदरीघर, बाद में ईसाई बना, उस समय था दलित, जो मुस्लिम लीग का एक सदस्य हुआ करता था। हम केवल इसके लिए मुस्लिमों को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। मैं पहले कहा कि इसके पीछे एक मानसिक जो है ताकते जाती जिम्मेवार है। चुंदरीघर यह कहता है कि अंग्रेजों को यह कदापि अधिकार नहीं है कि वह मुस्लिमों को ऐसे हाथों में सौंप दें जिन पर हमने 1000 वर्षों तक शासन किया है। ये चुंदरीघर का कथन है। आप इनकी मंशा समझ सकते हैं। दूसरा, मोहम्मद इस्माइल, मैं कितने नाम गिना दूं। मोहम्मद इस्माइल कहता है कि भारतीय मुसलमान जिहाद का निश्चय कर चुके हैं। आज लोग कहते हैं कि जिहाद शब्द को आप लोग अलग उसमें ले रहे हैं। अभी हमारी ये जो है एक मौलाना साहब हैं, वो भी बड़ा इस पर ज्ञानवान दे रहे थे। तो भैया मैं जिहाद को क्या मानूं? मैं मोहम्मद इस्माइल वाला जिहाद मानूं कि हम तुम्हारे जो मुख की नौटंकी है, जो तुम लोग जो है उस जिहादी मानसिकता को छुपाने के लिए दुनिया भर का आवरण करते, उसको मैं सही मानूं? सत्य है कि कुरान में जिहाद का अर्थ धर्मयुद्ध है, लेकिन तुम लोगों ने उस जिहाद के अर्थ को आज अनर्थ में बदल दिया। तो क्या हम कुरान को लेकर ढोए कि जो हो रहा है उसको हम देखें? तीसरी, फिरोज खानून कहता है कि अब हिंदू मुस्लिमों के उस तांडव को देखेंगे जो चंगेज खां व हलाकू भी ना कर सके थे। भैया आप लोगों को मुबारक हो। जिन लोगों को लगता है कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो आज की उपजी पॉलिटिकल हालात हैं, नो। ये जब पॉलिटिकल सत्ता के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता है, तब ये मानसिक जिन उभर के सामने आता है। ये कोई नई चीजें नहीं है। ये भारत विभाजन से पूर्व भी इनकी मानसिकता बारंबार देखने के लिए मिली है और समय समय पर मिलती रही है जब उनको इसका अवसर मिला है। तो अगर दिग्विजय जी को लगता है कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है, तो दिग्विजय जी को फिर तो ये भी क्लीन चिट दे देना चाहिए कि उस समय मुस्लिम लीग उसके लिए जिम्मेवार नहीं थी। सारी जिम्मेवारी हरामखोर उस कांग्रेस संस्था की थी। क्रोध आता है, कभी कभी शब्द निकल जाते हैं इधर उधर। फिर उसके बाद विभाजन के पश्चात आप देखेंगे तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो उस समय अंबेडकर के बाद दूसरे सबसे प्रमुख दलित चेहरे हुआ करते थे और बंगाल में एक प्रकार से कहा जाए तो दलितों के मुख्य चेहरे हुआ करते थे। जोगेंद्र नाथ मंडल के प्रभाव में जो अधिकांश हिंदू दलित आबादी थी, खास करके दलित आबादी,
वह विभाजन के पश्चात जब उसी बंगाल से कट के पूर्वी पाकिस्तान बना तो अधिकांश दलित आबादी, हिंदू दलित आबादी बंगाल में ही उनके आश्वासन में पूर्वी पाकिस्तान में रह गई है। वह भारत नहीं आई क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया जोगेंद्रनाथ मंडल के द्वारा, भैया हम हैं ना, हमारे ऊपर विश्वास करो ना। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही जिन्ना की मृत्यु होती है, जिन्ना के मरने के बाद वहां पर नग्न तांडव, नग्न उपद्रव शुरू हो जाता है और जोगेंद्रनाथ मंडल जो समय शासन में मिनिस्टर के पद पर रहते हैं, वहां से त्यागपत्र देते हैं। त्यागपत्र देने के बाद भाग कर अपनी जान बचाते हुए, परिवार की जान बचाते हुए भारत में आके फड़ लेते हैं। ये हरामखोर तो भारत आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे पास पद था, तुम्हारे पास प्रभाव था, तुम आ गए भारत में, तुमको यहाँ की नागरिकता भी मिल गई, तुमको यहाँ सब कुछ भी मिल गया। लेकिन जिन लोगों को तुमने आश्वासन देके बरगला के वहां पर रहने के लिए विवश किया था, वही लोग आज तक उस जोगेंद्रनाथ मंडल के बेवकूफी का भुगतान कर रहे हैं। अधिकांशतः जो आज आप देखेंगे बांग्लादेश में हिंदू समाज है, वह दलित आबादी से ही जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि लेक्चर देने से पहले या गुमराह करने से पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए। और जो लोग सोशल मीडिया पर आज बैठ के केवल और केवल शेयर और लाइक वाला टिक टिक करते रहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग किताबी दुनिया में भी उतरिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसके पीछे केवल जोगेंद्रनाथ मंडल भी उत्तरदायी नहीं है। इसके पीछे बाद के भारतीय समाज व राजनीतिक तथा छद्म उदारता का जो एक स्वांग रहा है, अभी उत्तरदायी रहा है। आज भी आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, इतनी बर्बरता के बावजूद भी जब हुमायूं कबीर के समर्थन में तमाम हिंदू लोग वहां नारा लगा रहे हैं छद्म उदारता के नाम पर। मेरे पास समय नहीं कि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में उस पर चर्चा करूं। उसके बाद आप देखेंगे कि बांग्ला मुक्ति आंदोलन के पश्चात पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक नए राष्ट्र के तौर पर उदयमान होता है। हिंदुओं को एक आशा की नई किरण भी हिंदुओं के अंदर जगती है कि अब तो सब अच्छा हो जाएगा, अब तो सब अच्छा हो जाएगा, किंतु वह भी अधिक अस्थायी ना रही, जिसमें मूलतः तो कानून सबसे अधिक उत्तरदायी हैं। हिंदुओं की वहां दुर्दशा के लिए या अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के लिए, केवल हिंदू ही ना कहिए, उसमें दो कानून मूलभूत तौर पर उत्तरदायी हैं। पहली विधि है शत्रु संपत्ति कानून और दूसरा है ईश निंदा कानून। शत्रु संपत्ति कानून के उसमें वहां पर शासन और प्रशासन के गठजोड़ से जो अल्पसंख्यकों की जमीन थी उसको फर्जी तरीके से हथिया लिया गया और आज वह केवल दास की जीवन जी रहे हैं। और इस निंदा कानून के उससे वहां उनसे संपत्ति से बेदखल किया गया, जहां शत्रु संपत्ति कानून के माध्यम से, वहीं इस निंदा कानून के प्रपंच से वहां उनको जीवन से बेदखल किया गया। तमाशा जानते हैं इस निंदा कानून का क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई मुस्लिम मित्र है, आप उसके साथ चल रहे हैं और उसने आपसे कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? कहे दुर्गा पूजा मनाने। कहे दुर्गा पूजा क्यों मनाते हो? हम लोग तो मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते हैं। क्या मूर्ति में दुर्गा जी बैठी हैं? वहां वो कह रहा है सब सही है, लेकिन आपने अगर एक शब्द कह दिया कि भैया देखा तो किसी ने अल्लाह को भी नहीं है, वो तुरंत आपके ऊपर वही इस निंदा का आरोप लग गया, आपने अल्लाह की सत्ता को चुनौती दिया है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया, भीड़ आएगी, आपको टूट पड़ेगी। जैसे दीपू चंद्र दास का जो हाथ हुआ वही आपका भी होगा। आपको यह कहने का भी मौका नहीं दिया जाएगा कि भैया इसके पीछे वार्ता क्या था, कारण क्या था। खुद बांग्लादेश के पुलिस महानिदेशक के द्वारा यह कहा जाता है कि दीपू चंद्र दास के द्वारा, और जिस कंपनी में वो काम कर रहा था उस कंपनी के मालिक के द्वारा यह कहा जाता है कि दीपू चंद्र दास के द्वारा ना तो मुख से और ना तो ही सोशल मीडिया में अल्लाह के विरुद्ध कोई या इस्लाम के विरुद्ध कोई दुष्प्रचार किया गया था। लेकिन यह खबर उड़ी कि हाँ इन्होंने ऐसा कहा और वो हश्र हुआ। पुलिस तमाशा देख रही है, अपने कस्टडी से छोड़ के वहां उसको मारा जा रहा है, उसको लटकाया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है और पुलिस तमाशबीन होकर देख रही है। ये कहानी वहां की है। बांग्लादेश के वैचारिक राजनीतिक आधार पर अगर हम बात करें तो वहां मूलतः 3 पॉलिटिकल विचारधाराएं, आइडियोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे भारत में आप देखते हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वहां मूलभूत तौर पर 3 आइडियोलॉजी देखने के लिए मिलेंगी। मूल आइडियोलॉजी शेख मुजीबुर रहमान के
नेतृत्व में पनपी अवामी लीग का, जिनके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। यह जो आवामी लीग है, जो मुजीब की पार्टी है, जिसको मुजीब ने गठन किया, यह थोड़ा उदारवादी है, सेक्युलरिज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। और दूसरा है खालिदा जिया, जिसके पति उस समय पाकिस्तानी सेना प्रमुख हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करता था सेना में, और उसके द्वारा भरपूर कोशिश किया गया था कि जो मुक्ति वाहिनी के जो है लोग हैं, किस प्रकार से उनका दमन किया जाए, किस प्रकार से उनको कुचला जाए। तो उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आइडियोलॉजी उसकी होगी। इस समय उसको लीड कर रही है उसकी पत्नी बेगम खालिदा जिया। इसके पार्टी का नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और तीसरा आता है, इनका भी कट्टरपंथ की तरफ झुकाव है, लेकिन थोड़े मध्यम मार्गी हैं, उतना खुल के नहीं। पाकिस्तान के साथ इनकी पहले से गलबहियां रही है, तो मैंने पहले बताया कि मुक्ति आंदोलन के दौरान ही इनका जो खुला समर्थन था पाकिस्तान के साथ था। इसी के जो पति के द्वारा वहां पर शेख मुजीब की हत्याएं भी करवाई गई। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। तीसरा जो मूल ऑर्गेनाइजेशन है वह जमात-ए-इस्लामी। जमात-ए-इस्लामी जो है ये चरम कट्टरपंथी है, अति कट्टरपंथी, और इनका शरीयत आधारित शासन में विश्वास है। इनको ना सेकुलरिज्म से मतलब है ना कुछ। और इनका जो संबंध है वह पाकिस्तान में आईएसआई और वहाँ के जो आतंकी संगठन हैं उनके आइडियोलॉजी के साथ ये लोग अपना कार्य करते हैं। अब वर्तमान में अगर हम देखें बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थिति, तो जमात, छात्रों का संगठन और यूनुस, ये तीनों के द्वारा मिलकर जो है वर्तमान जो है व्यवस्था प्रायोजित की जा रही है, संचालित की जा रही है। उसमें जमात शामिल है, उसमें यूनुस शामिल है, और उसमें जो वो छात्र के रूप में कुछ टके पर बिके हुए नौजवान हैं और जिनका ब्रेनवाश किए गए कुछ नौजवान हैं वो शामिल है। हसीना के समय में इन जिनों पर थोड़ा अंकुश स्थापित किया गया था, इन जिनों पर उनके समय में थोड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया था, किंतु यूनुस के द्वारा सत्ता संभालने के पश्चात सुनियोजित तौर पर इनको जेलों से रिहा कर दिया गया और जो बीएनपी समर्थक लोग थे उनको उठा के जेलों में ठूस दिया गया। हाँ, जेल में कोई होना चाहिए, खाली तो नहीं होगा ना, तो काम करो ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। जो जेल में थे उनको थोड़ा सा कादो की पिकनिक बना लें, इनको थोड़ा वहां भेज दो, थोड़ा स्वास्थ्य लाभ ले लें। ये कार्य किया गया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि रिहाई के पश्चात अल्पसंख्यकों और हसीना समर्थक मुस्लिमों का किस प्रकार से इनके द्वारा कत्लेआम किया गया। तत्पश्चात यूनुस को अगर हम देखें, जिसके बारे में थोड़ा हमने नहीं चर्चा किया, ये स्वयं कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया जाता है कि अलकायदा व आईएसआई का ये एजेंट रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी जो है 10 दिन पूर्व यूरोप की एक समाचार एजेंसी है, प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी, उसके हवाले से सनसनीखेज दावा किया गया। वही यूरोपियन एजेंसी जिसने इन्हें नोबेल के उसमें पुरस्कृत करवाया था। तो भैया मेरा ये नहीं है, ये इनके जो मानस पुत्र हैं जिनके ये इनके पिताजी ने कहा है। और इनका मूल उद्देश्य ही है कि बांग्लादेश को बर्बाद कर देना। पहला तो है कि पाकिस्तान के साथ इसका गठजोड़ कर दीजिए, अगर नहीं गठजोड़ आप कर पा रहे हैं तो बांग्लादेश को बर्बाद कर दीजिए और इतना ज्यादा वहां कट्टरपंथिता फैला दीजिए कि भविष्य में भारत के साथ तो कम से कम वहां मिलकर काम ना कर पाए। इतनी ज्यादा जो है भारतीयों में बांग्लादेशियों के प्रति नफरत भर दीजिए और बांग्लादेशियों में भारतीयों के प्रति नफरत भर दीजिए कि भविष्य में सरकारें चाहकर भी इनके साथ कोई संबंध ना बन पाए। ये यूनुस की चाल है और यही जो है आईएसआई के द्वारा और यही पाकिस्तानी हुकूमत के द्वारा उसको निर्देशित किया जा रहा है और वही वो कर रहा है। अब चूंकि बांग्लादेश में आपने देखा कि फरवरी में जो है काफी दबाव के बाद, पश्चिमी राष्ट्रों के भी दबाव के बाद वहां पर चुनाव के लिए डेट निर्धारित किया गया है, बीएनपी के भी दबाव के बाद डेट निर्धारित किया गया है। यूनुस पहला तो चाहता है कि चुनाव टले जिससे वो सत्ता में और दिनों तक बैठ सके। दूसरी उसकी जो है मुझे लगता है सोचे है कि किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक वह सत्ता में अपने आप को स्थापित करे। और इसके लिए दो चीजें हैं। बांग्लादेश की स्थिति इस समय दर से दर बदतर होती जा रही है, इकोनॉमी उसकी खस्ता हालत में जा रही है।
अब वहाँ पर चर्चा में बने रहने के लिए बांग्लादेश यूनुस के पास दो मोहरे हैं। पहला है भारत विरोध करके वहाँ पर इतनी ज़्यादा कट्टरता फैला दी जाए कि स्वतः वहाँ का एक वर्ग केवल भारत विरोध के नाम पर उसको वोट करे। अच्छा, उसको वोट करे मतलब क्या, यूनुस चुनाव लड़ा? ना ना ना, उसका कहीं ना कहीं इंटरनल सपोर्ट छात्र संगठन और जमाते इस्लामी को है। दूसरा, यूनुस चाहता है कि वहाँ जो है हम कहें कि बांग्लादेश में, दूसरा हम कह सकते हैं कि चर्चा में बने रहने के लिए जो है, जैसे आप देखते हैं कि एक उदाहरण दे दूं आपको कि जैसे कोई एक मरियल पहलवान हो जिसको कोई ना जानता, उसके गांव के भी लोग पूरे ना जानते हो, और अगर उसको इंटरनेशनल ख्याति चाहिए तो क्या हम कर दे कि कोई इंटरनेशनल नामी पहलवान हो, नामवर पहलवान, उसको चुनौती कर दे कि भैया मैं इसे तुझसे कुश्ती लड़ना है, कुश्ती लड़ने चला जाएगा। अब चूंकि उसको पता है कि जो नामवर पहलवान हुआ दरिया दिल है, मारेगा जबड़ा तोड़ देगा, तो जबड़ा तोड़ने के बाद मारेगा नहीं कि खत्म कर दे, वो बाद में मरहम भी लगा देगा। यही स्थिति भारत की है। यूनुस जानता है कि कल को भारत अगर बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई भी करता है तो हम लोग जब पाकिस्तान के साथ ही लोग दरिया दिली दिखा सकते हैं शिमला समझौता करके, तो हमारे साथ क्यों नहीं दिखाएंगे। तो दूसरा, चर्चा में बने रहने का भी उसके द्वारा एक तरीका है। आगे की राह क्या है? तो आगे की राह में कुछ विद्वान हमारे बता रहे हैं कि भैया यूएस के साथ गठजोड़ करके हमको बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए। बेवकूफ़ी भरी चीजें हैं। 1971 में आप देख लीजिए, निक्सन के नेतृत्व में अमेरिका को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी भारत के विरुद्ध तमाम साजिशें रचने के बावजूद, जिस प्रकार से भारत ने सफलतापूर्वक जो है अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था रूस के सहयोग से, वह आज भी यूएस और पश्चिमी शक्तियों के लिए दर्द का कारण है। तो उससे आप इस प्रकार की उम्मीद कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो भारत के पास विकल्प क्या है? मैं 3 विकल्प भारत के सामने 2 विकल्प प्रस्तुत करता हूं। पहला, मेरे हिसाब से भारत द्वारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक कहा के, वो जो छिली मुर्गी है, यूनुस खुद उसकी जो छिली हुई मुर्गी की तरह जो उसका चेहरा कभी आप मिलाइएगा, जो चिकन नेक, मुझे तो लगता है कि उसको यूनुस कॉरिडोर कहना चाहिए, उनको थोड़ा सम्मानित कर दिया जाए। तो उस चिकन नेक को थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए। जो 22 किलोमीटर की सीमा है, कब्जा कीजिए ऊपर के बांग्लादेशी एरिया को, और वहां पर चिकन नेट को कम से कम 100 किलोमीटर कर दीजिए। दूसरा है, जो नीचे का सिलीगुड़ी का जो नीचे का बांग्लादेश का एरिया है, उस एरिया पर कब्जा करते हुए, वह भी चिकन नेक की तरह ही है, उसको कब्जा करते हुए बांग्लादेश का संपर्क समुद्र से काट दीजिए। और इस प्रकार से, जिस पर उनको बड़ा नाज है कि मैं यहाँ पर जो ये हूँ, मैं 7 सिस्टर को करूँ, ये सब कहानी खत्म हो जाए। लेकिन चुनाव तक नहीं, चुनाव तक हमको लगता है वेट एंड वॉच की स्थिति में हमको रहना चाहिए। दूसरा विकल्प है कि अभी जब तक चुनाव नहीं हो जा रहा तब तक हम वेट और वॉच की स्थिति में रहें। अभी हम देखें वहां क्या होता है। संभवतः वहां पे हो सकता है, अगर भारत प्रयास करे कि यूएन के नेतृत्व में, वहां पर यूएन डेलीगेशन के नेतृत्व में निष्पक्षता पूर्वक चुनाव सुनिश्चित हो सके। संभवतः हो सकता है कि वहां इस स्थिति में बीएनपी, जो खालिदा जिया की पार्टी है, वह सत्ता में आई, क्योंकि जो है अवामी लीग को पहले से ही चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया है हसीना की पार्टी पर, तो वहां पर तो कोई उनकी उम्मीद ही नहीं है। तो अगर खालिदा की भी पार्टी यदि वहां सत्ता में आती है, तो सत्ता में आने के बाद खालिदा की भी मजबूरी होगी कि वो भारत को साथ लेके चलें, चाहे इकोनॉमी के स्तर पर, और चाहे खाद्यान्न के स्तर पर, और चाहे किसी भी स्तर पर। दूसरी समस्या खालिदा के लिए यह भी है कि अब पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते उस प्रकार नहीं रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को खालिदा से ज़्यादा उर्वर भूमि जमाते इस्लामी और यूनुस के रूप में मिल चुका है। तो खालिदा मजबूरी में भारत के साथ मुझे लगता है कोऑपरेट करेगी। और अगर तीसरा है कि जो सीएए के तहत हम लोग नागरिकता वहाँ के अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, इस पर प्रभावी नज़र रखी जाए, अति सावधानी रखी जाए, व शासन के स्तर पर बहुस्तरीय तरीके से जांच के पश्चात ही किसी को यह वीजा जारी की, जो है यह नागरिकता जारी की जाए। और इस पर जो भी लोग इसमें गलत मंसूबे में पाए जाते हैं, कठोरता के साथ दंडित किया जाए। बाकी आप लोगों का क्या सुझाव है, आप लोग कमेंट में रख सकते हैं। इतना ही, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए हम यहीं इसको विराम देते हैं।